वेलकम टू इंडियन फाइट जंग की कॉम्बैट स्पोर्ट के सबसे बेहतरीन चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो मैंने सोचा था कि अगले कुछ दिनों तक मुझे वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, पर डेना वाइट अपना मुंह बंद रखे तब तो मैं चैन से बैठूं। डेना वाइट ने हाल ही में कुछ ऐसा कहा जिसका जवाब दिए बिना जाने नहीं दिया जा सकता, है ना। वैसे ये बात अरमान सरूकन के बारे में उसने की, ये तो आपको पता ही होगा। हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए। मेरा वादा है कि आप डिसअपॉइंटेड तो नहीं होंगे। डेना वाइट का कहना है कि अभी अरमान सूर्यकुमार को बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तब जाकर वो नंबर 1 कंटेंडर तक पहुंचेगा, वही जो ऑलरेडी वो 1.5 साल पहले तक पहुंच गया था। डेना वाइट ने साथ ही कहा कि अरमान को ने ऐसी गलती की है ना भाई साहब, कि उसकी सजा उसे लंबे समय तक दी जाएगी। इसी के साथ जब जब ये बकवास कर रहा था डेना वाइट, तो उसने एक सच भी कह दिया जो मुझे हमेशा पता था और इस चैनल को देखने वाले लोगों को भी पता था, और कुछ बेवकूफ़ इससे नज़र हटाते थे, ठीक है ना। और वो सच ये था कि रैंकिंग से, नंबर से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता था। डेना वाइट के एग्जैक्ट वर्ड थे, आई डोंट गिव अ फक अबाउट, और आई डोंट गिव अ फक व्हाट नंबर से। वैसे आपको पता है अरमान सरूकन को सजा क्यों दी जा रही है? सजा इसलिए दी जा रही है क्योंकि इस्लाम माकाचेव वाली टाइटल फाइट में इंजरी की वजह से वो पीछे हटा। आपको पता है इन इन कमीनों का लेवल। आपको पता है जब अरमान सरूकन पीछे हटा और उसकी जगह हनातो मोइकानो आया, तो डिना वाइट का कहना था कि हनातो मोइकानो के आने की वजह से ना टिकट और भी बढ़ गए, और भी ज़्यादा लोगों ने टिकट खरीदा, और भी ज़्यादा लोगों ने पेपर व्यू खरीदा। यानी कि अरमान सरूकन को ऐसी बात के लिए सजा दी जा रही है जिससे इनको फ़ायदा हुआ। यार, दिस इज़ बियॉन्ड बिलीफ। वैसे इस वीडियो में हम आगे चल के इस बारे में भी बात करेंगे कि क्यों यूएफसी चाहती है कि फाइटर्स ना इंजर्ड भी फाइट करें तो करें, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब डेना वाइट ने ये कहा कि उसका रैंकिंग से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हमें दिखाने के लिए रैंकिंग बनाने का ही क्या मतलब है? रैंकिंग का झुंझुना पकड़ा के यूएफसी की ऑडियंस का क्या भला हो जाएगा जब एक्चुअल फाइट मैचअप में रैंकिंग मैटर करती ही नहीं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात तो ये है कि इनके लिए अरमान सरूकन आज नंबर 1 कंटेंडर नहीं है, जबकि वो ऑलरेडी नंबर 1 कंटेंडर था जब इस्लाम माकाचेव से टाइटल फाइट होने वाली थी। यानी कि अगर वो फाइट नहीं भी होती, तो उसके बाद भी वो नंबर 1 कंटेंडर अरमान सरूकन ही बना रहता ना, क्योंकि उसकी जगह कोई और कैसे ले सकता है? वो हारा तो है नहीं, इंजर्ड हुआ था बस, और फिर उसके बाद से एक्टिव है। उसने अपनी इंजरी की वजह से ऑप्ट आउट किया था। उसकी सजा के तौर पे वो ऑलरेडी एक टाइटल फाइट में बैकअप फाइटर बना, वे इन किया, पूरा वेट कट किया, और क्या कर सकता था? यही नहीं, उससे उसने डैन होकर से फाइट की उस नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट को फिर से पाने के लिए, जो ऑलरेडी उसी का ही होना चाहिए था अगर वो फाइट नहीं होती तो भी। और आपको याद है, उस फाइट से पहले डेना वाइट ने कहा कि इन दोनों में से जो जीतेगा वही नंबर 1 कंटेंडर होगा। और अब डेना वाइट का कहना है कि अरमान को और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा भाई साहब नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए। यही नहीं, इसके अलावा आपको याद है एक और फाइट थी शॉन ब्रेडी वर्सेस माइकल मोरालेस की, जिसके बारे में भी डेना वाइट का कहना था कि ये जीतने वाले को नंबर 1 कंटेंडर होगा। वैसे मैंने आपको उसी समय बता दिया था कि ये बकवास है, ठीक है। आपको पता है कि माइकल मोरालेस को भी टाइटल शॉट तो मिलने वाला नहीं है, वो भले ही फाइट जीत गया हो, है ना, वो नंबर 1 कंटेंडर तो वो भी नहीं बना। आपको पता है ये सब बकचोदी क्यों होती है? मैं आपको समझाता हूँ। जब डेन हुकर वर्सेस अरमान सरूकन की फाइट हो रही थी, तब डेना वाइट ने यह कहा कि इन दोनों से जीतने वाला नंबर 1 कंटेंडर होगा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि डैन होकर जीतेगा। डैन होकर जीतता तो नंबर 1 कंटेंडर होता, पर अरमान सरूकन पसंद नहीं है डेना वाइट को, इसलिए वो नंबर 1 कंटेंडर नहीं है। ठीक वैसे ही शॉन ब्रेडी हमेशा से यूएफसी का चाहता रहा है, इसीलिए उसे उम्मीद थी कि शॉन ब्रेडी ही फाइट जीतेगा, इसीलिए उसके नंबर 1 कंटेंडर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माइकल मोरालेस, वी डोंट लाइक माइकल मोरालेस दैट मच अकॉर्डिंग टू यूएफसी, इसीलिए उसको नंबर 1 कंटेंडर यूएफसी नहीं बनाएगा। यानी कि आप किसी को भी किसी से भी फाइट करवा लो, कोई भी जीत जाए, हम उसी को नंबर 1 कंटेंडर बनाएंगे जो हमें पसंद है। बात यही खत्म नहीं होती। मैं आपको इनका कमीनापन समझाता हूँ। फिलहाल ये सबके सब बॉक्सिंग के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बॉक्सिंग में क्या कमी है जो उन्होंने एमएमए में दूर कर दी है। आप एक्चुअली ना, हम यूनाइटेड स्टेट्स मतलब या यूएस के टीवी शोज नहीं देखते। ये पूरे, चाहे वो डेना वाइट हो, चाहे आरी एमैनुअल हो, चाहे वो निक खान हो इनका सीईओ, ये दौड़ दौड़ के जा रहे हैं भाई हर शो में और बता रहे हैं कि भाई इनने एमएमए में ऐसा किया है, बॉक्सिंग में कोई भी कमी नहीं रह जाएगी जब इनके कंट्रोल में आएगी, है ना। पहली बात तो पता है आपको क्या है? इनका सीईओ है टोनी खान, वो जाके क्या बोलता है? वैसे एक टोनी खान दूसरा भी है जो ईसी
AEW वाला है वो अलग है, ये टोनी खान अलग है। ये टोनी खान पहले मैनेजर हुआ करता था। सबसे पहली बात क्या बोलते हैं पता ही है? सबसे पहली बात ये बोलते हैं कि देखो यार, बॉक्सिंग में ना आजकल क्या है कि रैंकिंग का कोई मतलब नहीं रह गया है। नंबर वन कंटेंडर से कोई फाइट नहीं करता है, किसी भी चूतिए से फाइट करने लगता है। पर MMA में ना रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन कंटेंडर से ही फाइट होगी, अगर नंबर वन कंटेंडर अवेलेबल नहीं होगा तो नंबर टू कंटेंडर से फाइट होगी। और अभी डीना वाइट ने कहा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे दोगले लोग हैं। यही नहीं, मैं आगे भी बताता हूँ, क्योंकि आप वो सारे शोज देखते नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको कि ये लोग बाहर जाके क्या कहते हैं। इनका CEO है टोनी खान, जो बताया मैंने आपको, दुनिया भर के शोज में जाके बोलता है कि बॉक्सिंग में ना बेस्ट बेस्ट से फाइट नहीं करता, जबकि UFC में बेस्ट वेस्ट से फाइट करता है। इसीलिए बॉक्सिंग भी इनके कंट्रोल में होनी चाहिए। यानी कि हम बेवकूफ़ हैं, हम चूतिए हैं जो ये समझे कि MMA में बेस्ट बेस्ट से फाइट करता है, और इसलिए अरमान सरीकन को चांस नहीं मिल रहा है। टोनी खान भाई और आर्य मैनुअल दोनों ये कहते हैं कि बॉक्सिंग में ना बॉक्सर्स के मैनेजमेंट बड़े हरामी हैं। वो ना टफ कंपटीशन से बॉक्सर्स को बचाते हैं। और ये नहीं बचा रहे इलिया टोपुरिया को, ये नहीं बचा रहे हैं इलिया टोपुरिया को उसके टफेस्ट स्टाइल मैचअप से। हमारे हाथ में बेवकूफ़ी वाली फाइट का झुंझुना थमा के UFC सोचता है कि हम उससे दिल बहला लेंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जस्टिन गेची और पैडी पिम्बलेट वाली फाइट से, पर ये नंबर वन कंटेंडर फाइट क्यों हो, ये इंटरिम चैंपियनशिप वाली फाइट क्यों हो? हमें पता है कि जस्टिन गेची जीते या पैडी पिम्बलेट जीते, दोनों में से किसी की औकात नहीं है इलिया टोपुरिया को हराने की या टफ कॉम्पिटिशन देने की। औकात सिर्फ अरमान सरूकन की है, और इसीलिए तो उसे दूर रखा जा रहा है। यही नहीं, टोनी खान दुनिया भर में जाके ये बोलता है कि हम बॉक्सर्स की हेल्थ की बहुत चिंता करते हैं। ये पता है इतनी चिंता करते हैं ये हरामखोर कि अरमान सरूकन से चाहते थे कि वो इंजर्ड फाइट कर ले, और अगर नहीं किया तो उसकी सजा इसको दे रहे हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो आदमी की चिंता ना करे, ना करता हो, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इंजर्ड फाइट की चिंता करेगा, इंजर्ड फाइटर की चिंता करेगा। देखिए, आप ना इतिहास को देखते हैं और उसी के हिसाब से भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। UFC कभी भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं रहा जो फाइटर्स के लिए फेयर हो। ये बात मेरे जैसे लोग कब से बोल रहे हैं। खैर, ये बात अलग है कि हमें बहुत एंटरटेनमेंट फाइट देती है UFC, इसमें कोई शक नहीं है। पर फाइटर्स के लिए UFC एक शानदार इंस्टीट्यूशन नहीं रहा है। हम फाइट देखकर एंजॉय करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि इन फाइटर्स की ज़िंदगी केज के अलावा भी है। हो सकता है कि वो फाइटर जिसने अपने पीक में हमें बहुत इंटरटेन किया हो, आज कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा हो अपने परिवार का पेट पालने के लिए। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको। ये लोग कोई खिलौने नहीं है यार जिनको खेल के हम भूल जाएं और बक्से में रख के फेंक दें, वो कचरे वाले को देते, क्योंकि इनकी ज़िंदगी फाइटिंग के परे भी है। इसीलिए मैं 2 मिनट आपको हिस्ट्री में ले जाकर समझाता हूँ कैसे UFC हैज़ नॉट बीन फेयर टू दीज गाइस। मेरे को ही करना पड़ेगा क्योंकि ये हरामजादे तो नहीं करेंगे। ये कम चूतिए नहीं है फाइटर्स, फाइटर्स की भी बात करूंगा मैं, है ना। यार, आप देख ही रहे हैं अरमान सरूकन से ज़्यादा डिजर्विंग कोई टाइटल चैलेंजर है नहीं, फिर भी उसे टाइटल शॉट मिल रहा है क्या? नहीं ना। इससे पहले आपने देखा कि बिलाल को लंबे समय तक ज़्यादा डिजर्विंग फाइटर होने के बावजूद बाहर बिठा के रखा गया। जब सारे ऑप्शन खत्म हो गए तब उसे मौका मिला और तब वो चैंपियन बना। वैसे मैं कोवी कविंगटन का कोई बड़ा फैन नहीं हूँ, पर कोवी कविंगटन जब इंटरिम चैंपियन बन गया था तो उसकी अगली फाइट चैंपियनशिप के लिए होनी चाहिए थी ना। फिर भी उसे 2.5 साल वेट करना पड़ा, क्योंकि एक बार उसने फाइट करने से मना कर दिया था 2 महीने के शॉर्ट नोटिस में। ठीक है ना। यार, 2.5 साल किसी भी फाइटर के पीक का आप खा जाओ, ये बहुत बड़ा नुकसान है उस फाइटर का। ऐसे गेम में जहाँ 6 साल 5 साल का तो पीक होता ही है फाइटर का। अभी आपने देखा कि टॉम एस्पिनॉल इंटरिम टाइटल 1.5 साल तक लटका के बैठा रहा, क्योंकि डेना वाइट और जॉन जोन्स का लव अफेयर ही खत्म नहीं हो रहा था। आपको याद है कोरी एंडरसन? भूल गए होगे। कोरी एंडरसन टाइटल डिजर्व करता था, पर उसे टाइटल नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो UFC को छोड़ के चला गया। उसकी आखिरी फाइट वाली की तो बात ही नहीं करो, उससे पहले ही बात हो गई थी, है ना। और भी पीछे जाएं तो फ्रैंक शैमरॉक को आज तक इन्होंने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया। उससे बेहतर फाइटर कितने बचे हैं? जब वो आया था ना तो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग फाइटर था, फिर भी उसे लंबे समय तक बिठाया गया ताकि वो थक हार जाए और टाइटल शॉट उसको जब दिया जाए तो वो हार जाए। पर उसने उल्टा ही कर दिया, टाइटल शॉट जब भी मिला उसको चैंपियन बन गया, और फिर चैंपियनशिप छोड़ के चला गया वो। रैंडी कटोर जब दोबारा आया, पहली बार नहीं, जब दोबारा आया तो 1.5 साल तक उसको भी बिठाए। यार, मैं इनका चुतियापा ना तब से देख रहा हूँ जिनमें जब से ना आप में से कई लोग पैदा नहीं हो गए। अब क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गया था, उस वजह से ये सब देखने लगा था। यही नहीं, BJ पेन जो उस समय का सबसे शानदार फाइटर था ना, लगभग 3 साल तक उसको टाइटल शॉट नहीं दिया गया, क्योंकि उसने हिम्मत की थी UFC के खिलाफ केस करने की, इसलिए उसको सजा दी गई। जब वो बने ना तो एक नहीं 2 डिवीजन का चैंपियन बना, वो भी अलग अलग समय में। आप सब भूल गए होंगे कि जॉन फिच को लंबे समय तक लंबी विनिंग स्ट्रीक होने के बावजूद बैठे रहना पड़ा,
क्योंकि यूएफसी चाहती थी कि जीएसपी कभी इस फाइटर से फाइट करे, कभी उस फाइटर से फाइट करे, और जॉन फिच से फाइट ना करे, क्योंकि यूएफसी को लगता था कि कहीं जीएसपी हार गया तो, इसलिए फाइट ही मत होने दो। मैं और भी कई एग्जांपल दे सकता हूँ, बट आई थिंक यू गेट द पॉइंट। पॉइंट बहुत सिंपल सा है यार। यूएफसी से शानदार फाइट की तो हम उम्मीद कर सकते हैं, पर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो फाइटर के प्रति फेयर रहेगी। ना कभी वो पास्ट में फेयर थी, ना कभी वो फ्यूचर में फेयर रहेगी। अब आपके दिमाग में सवाल उठता है कि फाइटर्स इस सब के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं। यार मैं क्या कहूँ यार, इन हरामजादों से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मेरी नज़र में 95% जो फाइटर है ना, प्योर इग्नोरेंट है। उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। हद से ज़्यादा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहने की वजह से प्योर सेल्फिश है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि दूसरे फाइटर की ज़िंदगी कैसी है, क्या चल रहा है। उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि यूएफसी ने उन्हें बोनस दे दिया और नई कार खरीद के अय्याशी करेंगे। वो ये नहीं सोचते कि जिस दिन फाइटिंग कैरियर खत्म होगा तो उसके बाद उनका क्या होगा। इनमें से किसी फाइटर को घंटा नहीं पता है कि लेबर राइट्स क्या होते हैं। इनमें से किसी को भी इस बात का ख्याल नहीं है कि कौन से राइट्स उन्हें नहीं मिलने चाहिए, कौन से उन्हें मिलने चाहिए, क्या इंश्योरेंस ज़रूरी है, क्या नहीं है, और यूएफसी उन्हें क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। और यूनियन की बात करो तो सब भाग जाएंगे। और और ये भी तो हो सकता है ना कि वो अपने काम से काम रखने वाले लोग हों। क्योंकि यार इग्नोरेंट रहना खुश रहने का कारण है, ये बात तो मैं समझ गया हूँ। जितना ज़्यादा आप नॉलेज ग्रहण करोगे ना, उतनी ज़्यादा दुखी होगे, है ना। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन लोगों में से नहीं होगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दूसरे के दर्द होता होगा तो आपको दर्द होता होगा, आप दूसरों के साथ एम्पैथाइज करते होगे। हाल ही के दिनों में मुझे किसी ने बताया है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम की जड़ है कि लोग दूसरों के साथ एम्पैथी नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आप एम्पैथी रखिए दूसरों के साथ। दूसरों का दर्द अगर आप नहीं ले सकते हैं ना, तो उसको समझने की तो कोशिश कीजिए। ठीक है, खैर इसके अलावा अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट की। लड़ेंगे, जीतेंगे। बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग यार। मेरे को पता है वो दर्द भरी जिंदगी है, पर जानवर बन के जीने का क्या मतलब, है ना। हो सकता है कि जिंदगी का हासिल शून्य हो, पर नेगेटिव नहीं हो। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट की। लड़ेंगे, जीतेंगे।